हम बात कर रहे थे नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर मतलब प्राकृतिक बहुलक। ये इस प्रकार के बहुलक होते हैं जिन्हें हम किससे, प्रकृति से प्राप्त करते हैं। ठीक है, किससे प्राप्त करते हैं, प्रकृति से प्राप्त करते हैं। और प्रकृति से अर्थात किससे प्राप्त करते हैं, प्रकृति से अर्थात पेड़ पौधों से, जीव जंतुओं से इन्हें प्राप्त करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन, सेल्यूलोज आदि किस प्रकार के बहुलक होंगे, ये प्राकृतिक बहुलक होंगे। ठीक है, इन्हें सिंथेसाइज नहीं किया जा रहा है, इन्हें मानव द्वारा निर्मित नहीं किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा है अर्ध संश्लेषित बहुलक। सेमी सिंथेसिस की अगर अपन बात करें, सेमी सिंथेसिस मतलब अर्ध संश्लेषित बहुलक। इस प्रकार के जो बहुलक होंगे उन्हें क्या पूर्ण रूप से सिंथेसाइज नहीं किया जाता, मतलब पूर्ण रूप से उनका संश्लेषण मानव द्वारा नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये पेड़ पौधों से, जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, लेकिन इनमें कुछ जो विशेषताओं या उनकी विशेषताओं में वृद्धि के लिए, ठीक है, उन्हें क्या किया जाता है, किसी रासायनिक केमिकल रिएक्शन उनमें की जाती है जिससे उनके गुणों में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। तो ये अर्ध संश्लेषित बहुलक या सेमी सिंथेसिस बहुलक कहलाते हैं। जैसे सेल्यूलोज एसीटेट, रेयन, ठीक है, रबर एटसेट्रा। ठीक है ना। तो सेमी सिंथेसिस बहुलक तो हम कैसे बता सकते हैं कि पॉलीमर विच इज फाउंड इन नेचर बट फॉर इम्प्रूव इन इट्स क्वालिटी due to this we can react these polymer to another species। मतलब इनको हम किसी दूसरी स्पीसीज के साथ रिएक्ट करके इनकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है संश्लेषित बहुलक। संश्लेषित अभी हमने देखा सिंथेसिस पॉलीमर। इस प्रकार के बहुलक जो हैं वो पूर्ण रूप से कृत्रिम रूप से ही बनाए जाते हैं और मानव द्वारा उन्हें लैब में, प्रयोगशालाओं में निर्मित किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो है हम दैनिक जीवन में जो डेली लाइफ में जो काम में लेते हैं, जैसे नायलॉन 66 हो गया, ठीक है, या बेकेलाइट है, ये कुछ इम्पोर्टेंट इस तरीके के पॉलीमर हैं जिनका उपयोग हम क्या करते हैं, डेली लाइफ में करते हैं। तो ये किसके बेस पर हो गया अपना क्लासिफिकेशन, बेस्ड ऑन सोर्स। किसके बेस पर क्लासिफिकेशन था ये अपना पहला, बेस्ड ऑन सोर्स, मतलब सोर्स के बेस पर, मतलब स्रोत के आधार पर वर्गीकरण था ये, बेस्ड ऑन सोर्स, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स। ठीक है, नेक्स्ट संरचना के आधार पर वर्गीकरण। नेक्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर वर्गीकरण। इसमें फर्स्ट है रेखिक बहुलक। रेखिक बहुलक लीनियर पॉलीमर। ठीक है, अब रेखिक बहुलक जो होते हैं वो किस प्रकार की इनकी संरचना होती है कि इसमें जो एकलक इकाइयां होती हैं, जो मोनोमर यूनिट्स होती हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़ती चली जाती है। किस रूप में, एक लाइन के रूप में, मतलब एक रेखा के रूप में जुड़ती चली जाती हैं। और इनका घनत्व भी क्या होता है, डेंसिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो जब मोनोमर यूनिट्स, ठीक है, मोनोमर यूनिट्स इस प्रकार रेखिक क्रम में जुड़ती जाती हैं, तो ये क्या कहलाता है, रेखिक बहुलक कहलाता है।
ठीक है। इसमें जो एकलक इकाइयाँ होती है, जो मोनोमर यूनिट्स होती हैं, वो बहुत पास पास स्थित होती है, जिससे इनकी डेंसिटी मतलब घनत्व जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसका एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, पॉलीथीन। पॉलीथीन कौन सी, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है ना, हाई डेंसिटी, जिसे हम कहते हैं HDP, या फिर पॉलीवाइनिल क्लोराइड PVC, ये इसके एग्जांपल हो जाएंगे, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। ठीक है, तो ये क्या था, रैखिक बहुलक। नेक्स्ट जो है शाखित श्रृंखला बहुलक। शाखित श्रृंखला बहुलक, शाखित श्रृंखला बहुलक मतलब ब्रांच चेन पॉलीमर। शाखित श्रृंखला बहुलक ब्रांच चेन पॉलीमर। ठीक है, ब्रांच चेन पॉलीमर कैसे होंगे कि इसमें जो एकलक इकाइयां हैं वो एक दूसरे से रैखिक क्रम में जुड़कर एक मुख्य श्रृंखला का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं, और उसके बाद कुछ क्या होती है, शाखा इसके द्वारा निकली होती है, मतलब ब्रांच क्या होती है, फिर डिवाइडेड रहती है इस तरीके से। पहले तो एक मेन चेन फॉर्म होगी यहाँ पर इस तरीके से ब्रांच चेन में, उसके बाद कोई ब्रांच स्ट्रक्चर उससे इस मेन चेन से निकलते रहेंगे। ठीक है, थर्ड, और इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं LDP, निम्न घनत्व पॉलीथीन, क्योंकि इसका घनत्व क्या होगा, कम होगा, डेंसिटी कम होगी, तो एग्जांपल क्या होगा इसका, निम्न घनत्व पॉलीथीन। नेक्स्ट है तिर्यक बंधित बहुलक। तिर्यक बंधित बहुलक मतलब क्रॉस चेन पॉलीमर। क्रॉस चेन पॉलीमर, ठीक है, क्रॉस चेन पॉलीमर में पहले वही एकलक इकाइयां रैखिक क्रम में जुड़कर मतलब लीनियर स्ट्रक्चर में जुड़कर एक मेन चेन फॉर्म करेंगी, फॉर्मेशन होगा मेन चेन का। उसके बाद ये चेन आपस में किस रूप में जुड़ी रहेगी, एक दूसरे से क्रॉस चेन के रूप में, मतलब क्रॉस बॉन्डेड, क्रॉस बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहेंगी। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या होगा, बेकेलाइट। ठीक है ना, बेकेलाइट इस तरीके का तिर्यक चेन मतलब तिर्यक बंध का एग्जांपल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो अभी अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़े दो, मतलब एक तो स्ट्रक्चर के बेस पर, और इससे पहले अपन ने पढ़ा था सोर्स के बेस पर। ठीक है ना, तो सोर्स मतलब प्राप्ति स्थान के, प्राप्ति स्रोत के आधार पर, और एक संरचना के आधार पर वर्गीकरण अपन ने किया। इसके बाद जो है नेक्स्ट है पॉलीमर का क्लासिफिकेशन या बहुलक का वर्गीकरण। तो नेक्स्ट आप इसमें हेडिंग डालिए, बहुलकीकरण की प्रक्रिया के आधार पर। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, देखिए क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, बहुलकीकरण के आधार पर वर्गीकरण या बहुलकीकरण के प्रकार के आधार पर वर्गीकरण। फर्स्ट इसमें जो है वो योगज बहुलक, योगज बहुलक मतलब एडिशन पॉलीमर। ठीक है, तो नाम से अपन को पता चला कि इसमें कुछ तो क्या है, एडिशन के बारे में बताया जाएगा। मतलब इसमें होता क्या है रियल में, एडिशन पॉलीमर का निर्माण मतलब योगात्मक बहुलक या योगज बहुलक का निर्माण क्या होता है, एकलक इकाइयों के परस्पर योग से होता है। इसमें केवल और केवल एकलक इकाइयां क्या करती हैं, आपस में जुड़ती जाती हैं और एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करती हैं। ठीक है, इसे अपन क्या कहते हैं, योगज बहुलक या एडिशन पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए, योगज बहुलक या एडिशन पॉलीमर। These type of polymers is formed by, this type of polymers is formed by addition of monomer units, addition of
मोनोमर यूनिट्स। इस प्रकार के बहुलकों का निर्माण एकलक इकाइयों के परस्पर योग से होता है। एकलक इकाइयों की परस्पर योग से होता है। एकलक इकाइयों के परस्पर योग से होता है। ठीक है, उदाहरण अपन बता सकते हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन, वही जैसे एथीन अपन ने देखा ही था कि एथीन के मॉलिक्यूल ले लिए N और यहाँ क्या लिख दिया, उच्च ताप व दाब। ठीक है, तो ये एथीन से क्या बन जाएगी, पॉलीथीन। ये एडिशन पॉलीमर है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एकलक जो यूनिट्स हैं या एकलक जो इकाइयां हैं या जो मोनोमर यूनिट्स हैं वो ओनली क्या हो रही हैं, एक दूसरे से जुड़ रही है। इसमें किसी भी प्रकार के अन्य यौगिक या किसी कंपाउंड का क्या हो रहा है, रिमूव नहीं हो रहा कोई भी कंपाउंड। ठीक है, ओनली एडिशन हो रहा है मोनोमर यूनिट्स की रूप में। ये दो तरीके के हो सकते हैं एडिशन पॉलीमर। ये किसका एग्जांपल हो गया, समबहुलक, होमोपॉलीमर। समबहुलक का एग्जांपल है होमोपॉलीमर मतलब समबहुलक मतलब जिसमें एक ही प्रकार की एकलक इकाइयों का योग होगा। ठीक है ना। होमोपॉलीमर इट मीन्स पॉलीमर विच इज फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट्स। ठीक है, और एक दूसरा होता है हेट्रोपॉलीमर और सहबहुलक या विषम बहुलक भी जिसे अपन कह सकते हैं। उसका एग्जांपल ब्यूना एस, ब्यूना एन हो सकता है, तो हेट्रोपॉलीमर कहलाते हैं। हेट्रोपॉलीमर मीन्स इफ पॉलीमर इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट्स और टू डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट्स। एडिशन होगा इसमें, लेकिन जो मोनोमर यूनिट्स होंगी वो अलग अलग होंगी। और इसमें क्या है, मोनोमर यूनिट सेम है, सारी एथीन की ही मॉलिक्यूल है। तो एक हेट्रोपॉलीमर का एग्जांपल ले लेते हैं अपन, जैसे ब्यूना एस। तो ब्यूना एस में जैसे आपको पता चला, ब्यूना मतलब 1,3-ब्यूटाडाइन, एस मीन्स स्टायरिन। 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टायरिन का जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या कहलाएगा, ब्यूना एस। तो पहले अपन लेते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन में ब्यू 1 पर और 3 पर ब्यूटाडाइन, ये क्या हो जाएगा 1,3-ब्यूटाडाइन। CH2 CH CH CH2, यहाँ पर हमने लगा दिया N। द N मॉलिक्यूल ले लिए, नाम क्या हो जाएगा इसका 1,3-ब्यूटाडाइन। ठीक है, इससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन भी अपन सॉल्व करेंगे और ये बहुत ही इजी चैप्टर है। इसमें नीट में कई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं, 2-3 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं, वो भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है ना। 1,3-ब्यूटाडाइन और दूसरा क्या लेना, ब्यूना मतलब 1,3-ब्यूटाडाइन और एस मतलब क्या, स्टायरिन। स्टायरिन का क्या फॉर्मूला होगा, C6H5CH डबल बॉन्ड CH2। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं इसे, ये C6H5CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया स्टायरिन। अब इसके साथ कंबाइन होगा, इसके भी मान लीजिए आपने क्या ले लिए, N मॉलिक्यूल ले लिए। ठीक है, अगर जब 2 या 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड हैं तो पॉलीमराइजेशन किस तरीके से होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक ही डायरेक्शन में आप डबल बॉन्ड को मूव करते जाइए। ठीक है, अपना आप पॉलीमर क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। देखिए ये नेट से जुड़ेगा इधर की तरफ, देन CH, यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, बेंजीन रिंग, देन CH2, ये N मॉलिक्यूल। ठीक है, ये क्या फॉर्म हो गया, ब्यूना एस रबर भी अपन इसे कहते हैं। ठीक है ना। 1,3 किससे मिलकर बना, 1,3-ब्यूटाडाइन एंड स्टायरिन से, ब्यूना एस रबर।
ठीक है। तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोपॉलीमर बिकॉज इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमर of polymer two different monomer units are combined each other and give heteropolymer. नेक्स्ट है कंडेंसेशन पॉलीमर और संघनन बहुलक। ठीक है, लिखिए संघनन बहुलक और कंडेंसेशन पॉलीमर। देखिए कंडेंसेशन और संघनन का मतलब क्या होता है कि जब दो यूनिट्स या कोई भी दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं, आपस में ऐड होते हैं, तो उसमें से वो कब ऐड होते हैं, उसमें से कुछ जो हल्के द्रव्यमान वाले यौगिक हैं या लाइट मॉलिक्यूल्स जो कंपाउंड है उनका क्या होता है, रिमूव होते हैं। वो कंपाउंड क्या होते हैं, रिमूव होते हैं, उनका क्या होता है, निष्कासन होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे HCl, H2O, NH3 इस तरीके के कम आणविक द्रव्यमान वाले यौगिक या लो मोलर मास वाले जो कंपाउंड है वो क्या होते हैं, रिमूव होते हैं। ठीक है, तो जैसे अपन बात करें इसकी कंडेंसेशन पॉलीमर की, तो इसमें भी क्या होगा कि जो एकलक इकाइयाँ हैं वो आपस में योग करेंगी और उसमें से कुछ कम आणविक द्रव्यमान वाले यौगिकों का निष्कासन होगा। इसे कहते हैं अपन कंडेंसेशन। और इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल इसका होगा नायलॉन 6,6 और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है नायलॉन 6,6। देखिए इसमें दो क्या आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। ठीक है, इसमें अपने को नाम से ही पता चल जाएगा नायलॉन 6,6 इट मीन्स मतलब दोनों जो कंपाउंड होंगे, दोनों जो मोनोमर यूनिट्स होंगी, उन दोनों मोनोमर यूनिट्स में क्या प्रेजेंट होगा, 6 कार्बन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इसमें पहला जो कंपाउंड होता है वो होता है एक तो हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। हेक्सामीन 6 कार्बन प्रेजेंट है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, डाई मतलब 2, एमीन ग्रुप होंगे। दूसरा होगा इसमें एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड मतलब COOH CH2 COOH। ठीक है, अपन देखते हैं इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा। पहले अपन लेते हैं हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। कई बार ये एग्जाम्पल पूछा जाता है, हेक्सामेथिलीन अपन डाइएमीन बनाते हैं, पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक बार जो आपको याद रहेगा CH2 3 4 5 and 6 हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। ठीक है, या फिर हम इसे इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, CH2 का होल 6 देन NH2 और इसकी कितनी यूनिट N मॉलिक्यूल अपन ने इसके ले लिए हैं। ठीक है, और दूसरा क्या ऐड करेंगे इसमें, एडीपी एसिड। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड के योग से क्या बनेगा, संघनन से, योग से नहीं कहेंगे, किससे, संघनन से, कंडेंसेशन से क्या बनेगा, नायलॉन 6,6 का निर्माण होता है। ठीक है, अब किस तरीके से निर्माण होगा वो अपन देखते हैं। ठीक है, इसमें मान लीजिए मैंने NH2 को इस तरीके से लिख लिया, ये N से जुड़ा हुआ मतलब हाइड्रोजन, तो यहाँ से क्या निकलेगा OH और यहाँ से H निकल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से क्या रिमूव होगा, ये H यहाँ से रिमूव होगा। इस H को भी ऐसे लिख लो, ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो OH का निष्कासन यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, N मॉलिक्यूल अपन ने लेने हैं इसके। अब देखिए फॉर्मेशन कैसे लिखेंगे इसका, नायलॉन 6 का NH, ये NH हो गया, CH2 का होल 6 देन NH एंड C11O, CH2 का होल 4 C11O, N मॉलिक्यूल इसके होंगे। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, नायलॉन 6,6। देखिए यहाँ भी 6 कार्बन दिख रहे हैं आपको और यहाँ भी 4, 5 एंड 6, नायलॉन 6,6। ठीक है, इस प्रकार इसका निर्माण होगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट
पॉलीमर है नायलॉन 66, जिसका यूज अपन क्या रेशे के फॉर्म में या कपड़ों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये अगर अपन कैटेगरी वाइज देखें, नायलॉन 66 क्या कंडेंसेशन हो रहा है, इसका मतलब H2 मॉलिक्यूल निकल रहा है, और यूनिट्स अगर डिफरेंट हैं, दोनों यूनिट डिफरेंट है, एक तो है हेक्सामेथिलीन डायमीन और एक क्या है ये एडीपी एसिड। यहाँ लिख सकते हैं अपन हेक्सा मिथाइलिन डाइएमाइन और ये एडिपिक एसिड, नायलॉन 66 इसमें फॉर्म हो गया। ठीक है, तो दोनों डिफरेंट टाइप की क्या है मोनोमर यूनिट्स है, तो इसे हम हेट्रोपॉलीमर भी कह सकते हैं। कंडेंसेशन तो है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन टाइप, और डिफरेंट टाइप की मोनोमर यूनिट्स है, इसलिए अपन इसको क्या बोल सकते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, H2 मॉलिक्यूल इसमें से क्या हो रहा है रिमूव हो रहा है। देखिए H2 मॉलिक्यूल कितने देखेंगे, H2 मॉलिक्यूल एन H2 मॉलिक्यूल इज रिमूव। ठीक है, नेक्स्ट इस क्लासिफिकेशन में अपन ने क्या पढ़ा, जो बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन, उसमें 2 टाइप के पढ़े, एक तो एडिशन पॉलीमर और एक कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर में अपन ने देखा कि जो मोनोमर यूनिट्स हैं ओनली वो क्या हो रही हैं एक दूसरे से ऐड हो रही हैं, क्या हो रही हैं एक दूसरे से ओनली ऐड हो रही हैं, उसमें किसी टाइप का कोई जो मॉलिक्यूल है वो रिमूव नहीं हो रहा। और जो कंडेंसेशन पॉलीमर है, कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या देखा कि 2 मोनोमर यूनिट्स एक दूसरे से जुड़ रही हैं, और किसी न किसी प्रकार का क्या हो रहा है जो कंपाउंड होगा, जिसका लाइट वेट मॉलिक्यूल जो कंपाउंड होगा वो इसमें कंडेंसेशन में रिमूव होगा। तो कंडेंसेशन वर्ड जहां भी आता है तो अपन को ये समझना है कि 2 कंपाउंड ऐड होंगे या 2 मोनोमर यूनिट्स ऐड होगी, और उसमें से कोई लाइट वेट मॉलिक्यूल क्या होगा रिमूव होगा। जैसे अपन ने एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था एल्डोल कंडेंसेशन, उसमें भी यही था कि 2 एल्डिहाइड ऐड हो रहे थे या 2 कीटोन ऐड हो रहे थे, या एक एल्डिहाइड एक कीटोन क्रॉस एल्डोल में ऐड हो रहा था, और लास्ट में जो हीट करने पर H2 मॉलिक्यूल क्या हो रहा था रिमूव हो रहा था। इट मीन जहां भी कंडेंसेशन वर्ड आएगा वहां आपको क्या ध्यान रखना है, उसमें से H2 तरीके के H2 या NH3 इस तरीके के मॉलिक्यूल क्या होते हैं रिमूव होते हैं। ठीक है, तो ये पॉलीमर के क्या थी क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, इसकी नेक्स्ट और लास्ट क्लासिफिकेशन क्या है, आणविक बलों के आधार पर वर्गीकरण। तो हेडिंग डाल लीजिए आणविक बलों के आधार पर वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, इसमें पहला लिखिए प्रत्यास्थलक या प्रत्यास्थ बहुलक या इलेस्टोमर्स जिसे कहते हैं अपन। तो देखिए नाम से ही जैसे आपको पता चल रहा है कि जो प्रत्यास्थलक होंगे या जो प्रत्यास्थ बहुलक होंगे उनमें एक तो क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी का गुण होगा, मतलब वो प्रत्यास्थता युक्त होंगे। पर इलेक्ट्रिसिटी या प्रत्यास्थ किसे कहते हैं कि किसी भी पदार्थ को, जैसे रबर को, इसमें रबर ही एग्जाम्पल होगा, अपन इसे क्या करते हैं फोर्स लगा के खींचते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो जाती है परिवर्तित हो जाती है, स्ट्रक्चर क्या हो जाती है बदल जाती है। ठीक है, और इसमें जो श्रृंखलाएं होती है तो ये लिख लीजिए आप, पहले इसकी प्रॉपर्टी लिख लो। इस प्रकार के बहुलकों में प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमर इलास्टिसिटी इज प्रेजेंट। इस प्रकार के बहुलकों में बहुलक की श्रृंखलाएं आपस में दुर्बल अंतराण्विक आकर्षण बलों द्वारा जुड़ी रहती हैं। दुर्बल अंतराण्विक आकर्षण बलों द्वारा जुड़ी रहती हैं। इस प्रकार के बहुलकों में बहुलक श्रृंखलाएं आपस में दुर्बल अंतराण्विक आकर्षण बलों द्वारा जुड़ी रहती हैं। इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमर monomer units are joined together with in this type of polymer monomer units are joined together with weak intermolecular force।
और आगे लिखिए, इन श्रृंखलाओं के बीच कुछ तिर्यक बंध भी होते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच कुछ तिर्यक बंध भी होते हैं जो बहुलक को अपनी प्रारंभिक स्थिति में लाने में उपयुक्त होते हैं। इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमर सम क्रॉस बॉन्ड्स आल्सो प्रेजेंट। Some cross bonds also present, which is helpful to provide elasticity to these polymers। ठीक है, तो इस प्रकार के बहुलकों को इलास्टिसिटी किस वजह से होती है? क्योंकि इसमें क्रॉस बॉन्डेड क्या होते हैं? क्रॉस बॉन्डेड बॉन्ड होते हैं किसके बीच? बहुलक श्रृंखलाओं के बीच, पॉलीमर चेन के बीच क्या होता है? क्रॉस बॉन्डेड बॉन्ड होते हैं। ठीक है ना, और जिनकी वजह से इनमें क्या उत्पन्न होती है? इलास्टिसिटी उत्पन्न होती है। और इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा? दुर्बल अंतर आणविक आकर्षण बल होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा? वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल इनके लिख सकते हो आप लोग, जैसे वल्कनीकृत रबर, वल्केनाइज्ड रबर। तो जो नेचुरल रबर होता है उसमें प्रत्यास्थता क्या होती है? कम होती है। मतलब जो जिसका इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए इसको क्या किया जाता है? सल्फर के साथ मिलाकर इसको गर्म किया जाता है। उसे अपन कहते हैं वल्कनीकृत रबर या वल्केनाइज्ड रबर। ठीक है, तो वल्कनीकृत रबर इसका एग्जांपल होगा ब्यूना एस रबर, ब्यूना एन रबर, ठीक है, या फिर नियोप्रीन। ये सब इसके एग्जांपल हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए रेशे और फाइबर्स। रेशे या फिर फाइबर। सेकंड क्या है? फर्स्ट तो अपन ने पढ़ा प्रत्यास्थ लग, प्रत्यास्थ लग या प्रत्यास्थ बहुलक, इलास्टोमर्स। और सेकंड क्या है? रेशे या फाइबर्स। ठीक है, रेशे या फाइबर्स में क्या होता है? जो अंतर आणविक आकर्षण बल जो होता है वो कैसा होता है? परबल होता है। जो बहुलकों की जो श्रृंखलाएं हैं, पॉलीमर जो चेन्स हैं, उनके बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। और किस तरीके का बॉन्ड होगा? इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। इसमें कैसे बॉन्ड पाए जाते हैं? हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। ठीक है, तो लिख लो, रेशे एक प्रकार से धागे बनाने वाले ठोस हैं जिनकी तनन सामर्थ्य और गलनांक उच्च होते हैं। टेंसाइल and high melting point having polymers or fibers. In this type of polymer, intermolecular force of attraction are strong like hydrogen bond. इस तरीके के जो पॉलीमर होते हैं उनमें श्रृंखलाओं के मध्य, इस तरह के बहुलकों में श्रृंखला के मध्य परबल अंतर आणविक आकर्षण बल उपस्थित होते हैं। परबल अंतर आणविक आकर्षण बल उपस्थित होते हैं, जैसे हाइड्रोजन बल। इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन like hydrogen bonds are present, due to this its have crystal nature, इस प्रकार के बंध के कारण इनकी प्रकृति क्रिस्टलीय होती है। इस प्रकार के बंध के कारण इनकी प्रकृति क्रिस्टलीय होती है। अब नेक्स्ट जो है ताप सुघट्य बहुलक।